सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 जो सेशन रहता है उसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। साइट अभी अच्छे से चल रही है, आप फॉर्म भर लीजिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप यूपी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तब आपको यूपी स्कॉलरशिप का फ्रेश फॉर्म कैसे भरना है, वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यूपी बीएड फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट फ्रेश फॉर्म भरते हैं तो आपको कहाँ कहाँ पर क्या गलती नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि फॉर्म कैसे भरेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यूपी स्कॉलरशिप की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर क्लिक कर आप डायरेक्ट इस स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर आ सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें स्टूडेंट पोर्टल पर जाना होता है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। तब जब भी कोई हम नया फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद लॉगिन करना होता है। तो पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। तो फॉर्म भरने के लिए हम स्टूडेंट पोर्टल पर आते हैं और रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ऑप्शन आ गए हैं, कुछ बॉक्सेस आ गए हैं। बॉक्सेस में कुछ हमारे लिंक है, किस पर हम क्लिक करें। अब देखो, प्री मैट्रिक का मतलब होता है 9th 10th, तो 9th 10th के जो बच्चे होते हैं प्री मैट्रिक पर क्लिक करते हैं। पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट पर वे बच्चे क्लिक करते हैं जो 11th और 12th के लिए फॉर्म भर रहे हैं। बाकी जो कोर्सेज बच जाते हैं हमारे यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज, बीएड हो गया, बीटीसी डीएलएड हो गया, हमारा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, एमए एमकॉम, जो भी हमारा डॉक्टरी वगैरह के कोर्सेज होते हैं, मेडिकल वगैरह के, वे सब हमारे आ जाते हैं यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट में। तो हम इस ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे, क्योंकि हम भी एक यूनिवर्सिटी लेवल का ही कोर्स कर रहे हैं। अब बात करते हैं कौन से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के 3 ऑप्शन हैं। तो अगर आप हिंदू हैं, आपका जो धर्म है वो हिंदू है, और आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल है, एससी है या एसटी है, हिंदू आप हैं, एससी एसटी या फिर जनरल कैटेगरी के हैं, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पर। इसके अलावा अगर आप हिंदू हैं और आपकी जो कैटेगरी है वो ओबीसी है, हिंदू ओबीसी स्टूडेंट, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पर। लेकिन अगर आप हिंदू नहीं है, हिंदू के अलावा आप कुछ भी हैं, मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, पारसी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, कुछ भी हैं, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पर। तो ये जो 2 बॉक्स हैं ये हिंदू स्टूडेंट्स के लिए हैं, उन बच्चों के लिए हैं जो हिंदू है। ये बॉक्स उनके लिए है जो हिंदू नहीं है। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मुस्लिम हैं और मुस्लिम में ओबीसी हैं तब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये क्वेश्चन बच्चे बार बार पूछते हैं। अब हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर अपना फॉर्म भर लेते हैं, क्योंकि हम एससी एसटी या फिर जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पर। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का पेज खुलकर आ जाता है। अब हमें अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स भरनी होंगी, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए हमें क्या क्या, कहाँ पर क्या फिल करना है, किस ऑप्शन में किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, वह मैं आपको बता देता हूँ। बाकी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट निर्देश भी लिखे हुए हैं, इनकी जानकारी मैं आपको साथ साथ देता चलूंगा। सबसे पहले पॉइंट में हमें अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, किस जिले में आप पढ़ रहे हैं, किस जिले में आपका कॉलेज है, वो कॉलेज वाला जिला लिखना है आपको, यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है। आप कहाँ के रहने वाले हैं उससे मतलब नहीं है, कहाँ पर आप पढ़ रहे हैं उससे मतलब है। तो उस जिले को हम यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड ऑप्शन है अपने कॉलेज का नाम, हमारे कॉलेज का क्या नाम है। अब देखो, एक नाम से कई कॉलेज आते हैं, आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं, एक नाम से कई कई कॉलेज आपको मिलेंगे। तो जो भी आपके कॉलेज का नाम है वो आप अच्छे से सेलेक्ट कर लेना। अगर आप दूसरे नंबर बॉक्स में कॉलेज का नाम गलत सेलेक्ट करेंगे तो आपको कोर्स नहीं मिलेगा आपका। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे से पूछा जा रहा है कि आपकी कैटेगरी क्या है। 3 नंबर में हमें अपनी कैटेगरी फिल करनी है, एससी एसटी जनरल, जो भी आपकी रहती है वही फिल कर लेना। ओबीसी यहाँ पर नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ओबीसी का बॉक्स दूसरा रहता है। 4 नंबर बॉक्स में हमें अपना धर्म फिल करना है। अब हमारा धर्म हिंदू ही है, क्योंकि हिंदू के अलावा तो दूसरा बॉक्स था एक, तो यहाँ पर एक हिंदू ही आएगा। 5 नंबर बॉक्स में हमें अपना नाम फिल करना है, जो भी हमारा नाम 10th क्लास के सर्टिफिकेट में रहता है वो नाम आप यहाँ पर कैपिटल लेटर में फिल कर सकते हैं। लड़कियों के मामले में एक दिक्कत रहती है यहाँ पर कि लड़कियों के नाम से पहले कुमारी लिखा हुआ होता है, तो वो कुमारी लिखना है या नहीं लिखना है, उस केस में आप आधार कार्ड चेक कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड पे जो नाम लिखा है वो लिख सकते हैं। 6th नंबर बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको वो फिल करना है जो आपके आधार कार्ड में लगा हुआ है। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लगा है तो पहले लगाइए और बाद में फॉर्म फिल करिए। 7th नंबर बॉक्स में आपके हाई स्कूल
पासिंग ईयर पूछा जा रहा है कि किस साल आपने हाई स्कूल पास की है। तो हमने अपनी हाई स्कूल 2018 में पास की है, वो हम यहाँ से फिल कर देते हैं। हाई स्कूल किस बोर्ड से आपने पास की है वो बोर्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, हम यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। जो 9 नंबर है वो हमसे कह रहा है कि हाई स्कूल का आपका रोल नंबर क्या है, वो आप लिखना होगा आपको। तो देखो, अगर आपके हाई स्कूल के रोल नंबर में कुछ भी ABCD करके था तो वो ABCD यहाँ पर आएगा, और जो न्यूमेरिक कैरेक्टर है, नंबर है, वे यहाँ पर आएंगे। जैसे मान लेते हैं आपके हाई स्कूल का रोल नंबर कुछ इस तरह से था, DF34M0, तो वो जो DF यहाँ पर आएगा, 34M0 यहाँ पर आएगा। इतना अंतर होता है इन दोनों बॉक्स में। लेकिन अगर आपके हाई स्कूल के रोल नंबर में कुछ भी अल्फा कैरेक्टर नहीं थे, ABCD बिल्कुल नहीं थी, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए और अपना रोल नंबर फिल कर दीजिए, उसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। 10 नंबर बॉक्स में और 11 नंबर बॉक्स में आपको अपना एक पासवर्ड बनाना होगा, और वो पासवर्ड बनाकर यहाँ पर फिल करना होगा। पासवर्ड कैसे बनाना है उसके बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ। आप अपना पासवर्ड कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। कम से भी कम 6 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए, 6 डिजिट आपकी मिनिमम होनी चाहिए, 6 से 12 चल जाता है। कम से भी कम एक बड़ी ABCD होनी चाहिए, कम से भी कम एक छोटी ABCD आपके पासवर्ड में होनी चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए इस तरह से, और कुछ न्यूमेरिक कैरेक्टर होने चाहिए। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने का सबसे आसान तरीका यही रहता है कि कोई नाम लिख लीजिए आप, उस नाम का पहला लेटर आप कैपिटल कर दीजिए, उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाकर 1 2 3 4 करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो new@123 alpha-321 मुंबई डॉलर, या फिर आप एंड भी लगा सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5। इस तरह से आप कोई भी अपना पासवर्ड बना लीजिए, और पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर 10 नंबर बॉक्स में और 11 नंबर बॉक्स में आप अपना पासवर्ड फिल कर लीजिए। हम भी अपना पासवर्ड यहाँ पर फिल कर लेते हैं। हमने अपना पासवर्ड यहाँ पर और यहाँ पर फिल कर लिया है। पासवर्ड फिल करने के बाद एक बार आप कंफर्म कर लेना कि कुछ भी चीज़ गलत तो नहीं है। अगर कुछ गलत होता है सही कर लेना उसे आप। अगर सब कुछ डिटेल आप देखते हैं कि सब कुछ डिटेल हमारी सही है, तो ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना होगा, 345। फिल कर लेने के बाद जनरेट OTP पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे हम जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं, जो हमारा आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाता है। उस OTP को हमें यहाँ पर फिल करना होता है। जो भी आपके पास OTP आया है वो OTP आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। और ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना है, 77463463। कैप्चा कोड फिल कर लिया हमने, अपना OTP फिल कर लिया है। उसके बाद सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर अब हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होकर हमारे सामने आ जाता है। ये हमारी रजिस्ट्रेशन की स्लिप है, यहाँ पर हमारी कुछ बेसिक सी डिटेल्स लिखी हुई होंगी। ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इस नंबर को आप कॉपी कर सकते हैं, कहीं पर नोट कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन की स्लिप है, इसे आपको प्रिंट भी करना होता है। तो यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर आप इसे प्रिंट कर लीजिएगा, भविष्य में जरूरत पड़ सकती है इसकी। आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन अब हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, हमें लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए हम दोबारा यहाँ पर होम टैब पर क्लिक करते हैं। अब हम यूपी स्कॉलरशिप की दोबारा से ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। रजिस्ट्रेशन हमने अब कर लिया है, अब हमारे पास ID पासवर्ड है। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। फ्रेश लॉगिन हम करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में फॉर्म भर रहे हैं। सेकेंड ईयर में हम रिन्यूअल लॉगिन करेंगे, फर्स्ट ईयर में फ्रेश लॉगिन ही हमें करना होता है। तो फ्रेश लॉगिन पर हम जाते हैं और यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर दैन स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं। पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटर पर ही हमने रजिस्ट्रेशन किया था, तो यहीं पर हमारा लॉगिन होगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। जैसे ही हम क्लिक करते हैं पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटर पर, तो हमारे सामने हमारा लॉगिन का पेज आ जाता है। अब हमें यहाँ पर अपनी लॉगिन की डिटेल्स भरनी है और लॉगिन करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो इस ऑप्शन में हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा, जो भी हमें रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा मिला है। मोबाइल नंबर, जो भी हमारा मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से लिंक, वो मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर भरना होगा। यहाँ पर हमें 5 नंबर बॉक्स में अपना पासवर्ड भरना होगा, वो जो छोटा बड़ा करके हमने बनाया था वो हमें यहाँ पर फिल करना होगा। और ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को हमें यहाँ पर फिल करना होगा। तो ये सारी डिटेल्स हम भी अपनी फिल कर लेते हैं और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। सारी डिटेल्स हमने अपनी भर ली हैं। फिल करने के बाद सबमिट बटन पर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं।
जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारे फॉर्म का मेन डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ पर हमारे कुछ स्टेप लिखे हुए हैं, जैसे जैसे हम ये स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे ग्रीन टिक होता रहेगा। तो ये हमारे स्टेप रहते हैं यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म के, एक एक करके हमें सभी स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। सेम स्टेप हमारे यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, तो जैसे जैसे हम कंप्लीट करते जाएंगे ये भी इस तरह से ग्रीन टिक होते जाएंगे। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ये ग्रीन होकर आ गया है, रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है ग्रीन टिक हो गया, रजिस्ट्रेशन की स्लिप हमने प्रिंट कर लिया ये ग्रीन टिक हो गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई होंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह, कॉलेज का नाम, किस ज़िले में आप पढ़ते हैं, तो इस तरह से कुछ बेसिक डिटेल हमारी यहाँ पर भी लिखी हुई होंगी। तो ये हमारे स्टेप हैं, एक एक करके हमें सभी स्टेप अपने कंप्लीट करने होते हैं। तो ये स्टेप हमने कर दिया, अपने रजिस्ट्रेशन वाला स्लिप भी हमने प्रिंट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डिजी लॉकर से सत्यापन करें। तो अब हमें अपने फॉर्म को डिजी लॉकर से सत्यापन करना है। इसके लिए हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, डिजी लॉकर से सत्यापन करें, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है, क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह की कुछ डिटेल्स हमारे सामने आ जाती हैं। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होगा, यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ होगा। ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इस कैप्चा कोड को हमें यहाँ पर फिल करना है। तो अब हमारे पास स्कॉलरशिप की तरफ से एक ओटीपी जाएगा, स्कॉलरशिप की वेबसाइट की तरफ से एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल करना होगा। हमने अपना ओटीपी यहाँ पर फिल कर लिया है। ओटीपी फिल कर लेने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है 58135, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद कंसेंट को साइन करते हैं, टिक करते हैं और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं। अब हम डायरेक्ट डिजी लॉकर की वेबसाइट पर चले जाएंगे। अभी तक हम यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर थे, अब हम डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आ गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अब ना हमारे पास एक डिजी लॉकर का अकाउंट होना चाहिए। अगर हमारे पास पहले से डिजी लॉकर का अकाउंट है तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। अगर हमारे पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है, डिजी लॉकर एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है, तो अगर हमारे पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है तो साइन अप पर क्लिक करना होगा। साइन अप पर क्लिक कर हमें अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह फिल करना होगा और एक 6 अंकों का पिन बनाना होगा, 6 अंकों का पिन बनाना होता है। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं साइन अप कर। हमारे पास पहले से डिजी लॉकर का अकाउंट है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट अपना मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। हमने अपना मोबाइल नंबर फिल कर लिया है। मोबाइल नंबर फिल कर लेने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे से अब 6 अंकों का एक सिक्योरिटी पिन पूछा जा रहा है। तो जब डिजी लॉकर का आप अकाउंट बनाते हैं तो एक 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन आपको बनाना पड़ता है। वो जो भी पिन होता है उसे आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर से एक से ज़्यादा आधार कार्ड लिंक होंगे तो उनके नाम आ जाएंगे यहाँ पर, सभी के जो भी आपका नाम होगा उस पर आप क्लिक भी कर सकते हैं। तो 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आप साइन इन पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही हम साइन इन पर क्लिक करते हैं एक ओटीपी हमारे नंबर पर चला जाता है। उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल करना होता है। जो भी आपका ओटीपी है वो आप यहाँ पर फिल कीजिए। हमने अपना ओटीपी यहाँ पर फिल कर लिया है। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं इस तरह से एक कंसेंट साइन करने के लिए हमसे कहा जाएगा कि आप यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट को ये सारा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं डिजी लॉकर की तरफ से। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ नहीं छेड़ते हैं, डायरेक्ट अलाउ कर देते हैं। हमने अलाउ पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारे आधार कार्ड की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ पर हमारा फोटो रहता है और यहाँ पर हमारी कुछ डिटेल्स रहती है। हम यहाँ पर कुछ नहीं छेड़ सकते, डायरेक्ट हमें वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करना होता है। हम वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारे फॉर्म का मेन डैशबोर्ड खुलकर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारी कुछ डिटेल्स और एक्स्ट्रा ऐड हो गई होंगी, जन्मतिथि वगैरह, पापा का नाम वगैरह कुछ और एक्स्ट्रा ऐड हो गया होगा, आप चेक कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा ये जो डिजी लॉकर से सत्यापन करें यह भी ग्रीन टिक हो गया है, मतलब यह स्टेप भी हमारा अब कंप्लीट हो गया है। अब हमें अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। अब इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने आ जाता है। अब हमें अपनी सारी डिटेल फिल करनी होंगी। कुछ इस तरह की जो डिटेल आपको दिख रही है ये सारी डिटेल हमें अपनी फिल करनी होंगी।
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्पेशल डिटेल आपसे मांगी जा रही हैं, शैक्षणिक, निजी, बैंक, शुल्क संबंधी या गत वर्ष। तो ये चीज़ें आपको फिल करनी होंगी। बैंक की डिटेल्स आपसे नहीं पूछी जाएंगी, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अब बैंक की डिटेल आपसे नहीं पूछी जाती। जिस भी बैंक में आपका आधार कार्ड लगा हुआ है तो उसमें आपका पैसा आ जाता है। अगर एक से ज़्यादा बैंक में आधार कार्ड लगा हुआ है तो किसी में भी आ जाएगा। बैंक की डिटेल आपसे नहीं मांगी जाएंगी। तो ये डिटेल्स आपको अपनी फिल करनी होंगी बीएड से रिलेटेड। बीएड आप कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में है, तो उससे रिलेटेड आपको ये अपनी डिटेल्स फिल करनी होंगी। गलत मत फिल कर देना, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं। सबसे पहले नंबर की बात कर लेते हैं हम। पहले नंबर में हमसे पूछा जा रहा है कि पाठ्यक्रम का आपका प्रकार कैसा है। यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, स्ववित्त पोषित आता है और दूसरा आता है नियमित। अगर आप सरकारी स्कूल से बीएड कर रहे हैं तो नियमित लिखेंगे, प्राइवेट स्कूल से बीएड कर रहे हैं स्ववित्त पोषित लिखेंगे। इसके अलावा कभी कभी ये ऑप्शन नहीं भी खुलता है, क्योंकि आपके कॉलेज वाले इसको लॉक कर देते हैं अपने हिसाब से कि हमारे कॉलेज में इस तरह की बीएड है। तो खुले ठीक है, नहीं खुले तो ठीक है, आप सिलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम पाठ्यक्रम के नाम की। आपके पाठ्यक्रम का क्या नाम है? तो हमारे पाठ्यक्रम का नाम है बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर लिखा हुआ होगा बैचलर ऑफ एजुकेशन या फिर बीएड, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में हमसे पूछा जा रहा है कि आपके पाठ्यक्रम का ब्रांच क्या है। अब देखो, बैचलर ऑफ एजुकेशन के ऐसे स्पेशल ब्रांच तो कुछ नहीं होती है, तो यहाँ पर भी हमारा बैचलर ऑफ एजुकेशन ही आता है, उसे ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमसे कह रहा है कि जो बीएड आप कर रहे हैं वह कितने साल की है और कौन से साल में आप हैं। तो 2 साल की बीएड है और हम फर्स्ट ईयर में है, जो कि सही बात हो जाती है, इसे हमें छेड़ना नहीं होता। अगर हम फर्स्ट ईयर में फॉर्म नहीं भरते, सेकंड ईयर में अगर हम भरते हैं तो अब हमें यहाँ पर 2 करना होता है। बाकी फर्स्ट ईयर में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो 4 नंबर को आपको छेड़ना नहीं है। 5 नंबर बॉक्स बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए नो ही रहता है, ये उनके लिए होता है जो डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, कुछ स्पेशल कोर्सेज होते हैं उनसे रिलेटेड होता है ये। तो लेटरल एंट्री वाला आपको नो ही रखना है। 6 नंबर बॉक्स की बात कर लेते हैं। आवासीय छात्र हैं आप या फिर दीवा छात्र हैं। देखो, आवासीय छात्र में बच्चे होते हैं जो अपने कॉलेज के ही हॉस्टल में पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज के हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो उन्हें हॉस्टल की फीस भी मिलती है। उस कंडीशन में आवासीय छात्र आपको सिलेक्ट करना होता है। बाकी सभी छात्र दीवा छात्र सिलेक्ट करेंगे, चाहे आप घर से पढ़ रहे हो चाहे आपने बाहर कहीं रूम लिया हुआ हो, तो आप दीवा छात्र ही सिलेक्ट करेंगे। 7 नंबर की बात कर लेते हैं। वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, बीएड फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन कब लिया है वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है, स्लैश करके डालनी है, ओब्लिक करके डेट। अब देखो कौन सी डेट आप यहाँ पर डालेंगे। तो आप बीएड में जब एडमिशन लेते हैं तो फीस सबमिट करते हैं, 2-3 बार में फीस सबमिट करते हैं, लेकिन ज़्यादा फीस आप जब सबमिट करते हैं तब की डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। आप 2-3 बार में फीस जमा करते हैं तो एक फ़ीस जमा करते हैं आप ऑनलाइन 46,250। जब भी वह फ़ीस जमा करते हैं उसकी एक फ़ीस स्लिप मिलती है, तो वो डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। हम मान लेते हैं हमारी फ़ीस स्लिप की डेट ये है, जो भी आपकी फ़ीस स्लिप की डेट है वही आपको डालनी है, ओब्लिक करके डाल लेना, इस तरह से स्लैश करके ओब्लिक करके अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। अब इसका हमें एक प्रूफ देना होगा कि हाँ इस तारीख को आपने एडमिशन लिया है, तो हम अपनी फ़ीस स्लिप की वो फोटोस्टेट करके उसको लगा सकते हैं अपने फॉर्म के साथ, हमारे पास एक प्रूफ भी हो जाता है। तो ये बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने की डेट हो जाती है हमारी। अब बीएड के करंट सेशन में एडमिशन लेने की क्या डेट है, तो फर्स्ट ईयर में ये दोनों चीज़ें सेम ही रहती हैं बिल्कुल। अब 9 नंबर की बात कर लेते हैं। 9 नंबर हमसे कह रहा है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में अब आप पढ़ रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से अब आप बीएड कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी का आपका एनरोलमेंट नंबर क्या रहता है। देखो, अगर आप जिस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन भी की हुई है, तब आपको आपका एनरोलमेंट नंबर ग्रेजुएशन में मिल गया होगा, वो आप यहाँ पर फिल कर लेना। लेकिन अगर आप नहीं भी फिल करते हैं, इसे खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर में यह मैंडेटरी नहीं होता, क्योंकि इस पर स्टार नहीं लगा हुआ, बाकी सब पर स्टार लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, जो हमें फिल करने ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ, इसे हम छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर बॉक्स की। यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम अपने आप ही आ जाता है। अब 11 नंबर बॉक्स की बात करते हैं कि क्या आपका बीएड में जो एडमिशन हुआ है वह 12th क्लास के नंबरों के आधार पर हुआ है। किसी भी तरह से आपके 12th क्लास के नंबरों की मेरिट वगैरह कुछ लगी है और उस मेरिट में आपका नंबर पड़ा है तो आपका बीएड में एडमिशन हुआ है। जनरली बीएड में एडमिशन ऐसे नहीं होता, तो हम नो कर देते हैं, क्योंकि बीएड का तो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आप कुछ स्पेशल बीएड कर रहे हैं, मेरिट वगैरह आपकी लगी है, तो आपको यस करना होगा। जनरली इसे हम नो करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की पात्रता की। अगर आप बीएड ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तब आपको स्नातक सेलेक्ट करना होगा। अगर आप बीएड
पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तब आपको प्रस्नातक सेलेक्ट करना होगा। अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेना। कुछ बच्चे स्नातक के आधार पर ग्रेजुएशन बीएड करते हैं और कुछ बच्चे प्रस्नातक के आधार पर बीएड करते हैं। तो जो भी आपका है उसे आप सिलेक्ट कर लेना। मान लेते हैं हमने स्नातक के आधार पर बीएड किया है, ग्रेजुएशन के बाद हम सीधा बीएड कर रहे हैं, तो हम यहाँ से स्नातक सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम स्नातक सेलेक्ट करते हैं ये हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा है। अब हमारे सामने एक दूसरा बॉक्स आ जाएगा। स्नातक से नीचे एक दूसरा बॉक्स आ गया है। अब हमने ग्रेजुएशन तो की हुई है, ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है वह भी हमें यहाँ पर फिल करना होगा। जो भी हमने ग्रेजुएशन में किया हुआ है उस ऑप्शन को हमें यहाँ पर फिल करना होगा। हमने बीए की हुई है, बैचलर ऑफ आर्ट्स लिख देते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपने किया हुआ है उसका नाम लिखना होगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप प्रस्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर पूरा नाम लिखना होगा। आपने क्या किया हुआ है, एमए, एमएससी है, जो भी किया हुआ है वो आपको नाम लिखना होगा। अब 13 नंबर बॉक्स की बात कर लेते हैं। 13 नंबर हमसे कह रहा है क्या आपका बीएड में एडमिशन किसी पेपर के द्वारा हुआ है। आपने कोई पेपर दिया है, पेपर के द्वारा हुआ है। तो हाँ, हमने एक पेपर दिया था, पेपर के द्वारा हमारा बीएड में एडमिशन हुआ है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम। अब 14 नंबर बॉक्स में हमें अपने पेपर का नाम सिलेक्ट करना है। हमारे पेपर का नाम क्या है, ये रहा, बीएड हमारा एंट्रेंस एग्जाम। 15 नंबर बॉक्स में हमें अपना बीएड वनडे एग्जाम के लिए जब हमने फॉर्म भरा था तो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप भर सकते हैं या फिर अपना रोल नंबर भी भर सकते हैं। जो रोल नंबर आपको मिलता है जब आप पेपर देने जाते हैं, तो कुछ भी भर सकते हैं आप। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह रह जाता है वो आप भर लेना, यहाँ पर टाइप करना होता है। 16 नंबर बॉक्स में आपको 2023 टाइप करना होता है क्योंकि 23 में आपकी परीक्षा हुई है। 17 नंबर बॉक्स में आपको अपनी जनरल रैंक फिल करनी होती है, स्टेट रैंक जो आपकी होती है। तो हम अपनी जनरल रैंक फिल कर लेते हैं, जो भी हमारी जनरल रैंक है। 18 नंबर बॉक्स में हमें अपने नंबर फिल करने होंगे कि जो हमने पेपर दिया था उस पेपर में हमारे कितने नंबर आए थे। मान लेते हैं हमारे 250 नंबर आए थे, तो बीएड का जो हमने एंट्रेंस एग्जाम का पेपर दिया था उसमें जितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं 19 नंबर बॉक्स की। 19 नंबर बॉक्स में हमें अपने क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स देनी है। देखो, अगर आप यहाँ पर स्नातक सेलेक्ट करेंगे तो स्नातक आएगा, प्रस्नातक सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर एक प्रस्नातक का भी बॉक्स आ जाएगा। बाकी आप ऐड न्यू रो करके भी प्रस्नातक को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर आप डिटेल देना चाहते हैं। बाकी हम स्नातक के बेसिस पे बीएड का फॉर्म भर रहे हैं तो 3 ही ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कहीं पर भी हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में या स्नातक में सीजीपीए वगैरह या एसजीपीए वगैरह कुछ भी मिला हुआ है तो उस एसजीपीए या सीजीपीए को आपको नंबरों में चेंज करना होता है। अब आपकी यूनिवर्सिटी का, आपके बोर्ड का, आपके सीजीपीए का, आपके एसजीपीए का चेंज करने का क्या रूल रहता है, तो आपके बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब से आप कुछ वीडियो देख सकते हैं। आपको कन्फर्म हो जाएगा कि इस तरह से आपको अपने एसजीपीए को, सीजीपीए को नंबर में चेंज करना है। क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर ही फिल करने होते हैं, सीजीपीए हम नहीं फिल कर सकते, उस कंडीशन में हमें चेंज ही करना होगा। अगर हमें सीजीपीए वगैरह नहीं मिला, डायरेक्ट नंबर ही मिले तो हमें अपने डायरेक्ट नंबर ही यहाँ पर भर लेनी है, टेंशन की कोई यहाँ पर बात ही नहीं आती। सबसे पहले यहाँ पर हाई स्कूल की अपनी डिटेल्स देते हैं। 10th क्लास की, 10th क्लास हमने कब पास की, 2018 में पास की थी हमने 10th क्लास। पूर्णांक के कितने नंबरों में से हमें 10th क्लास में नंबर मिले हैं टोटल, तो 600 में से मिले हैं। प्राप्तांक कितने नंबर हमें प्राप्त हुए हैं, कितने नंबर हमें मिले हैं 600 में से, तो 300 नंबर हमें मिले हैं। कितने प्रतिशत नंबर हमें मिले हैं, तो 50% मिले हैं। अब यूनिवर्सिटी का, बोर्ड का नाम, हमारे बोर्ड का क्या नाम हो जाता है, वो नाम आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो हमारे बोर्ड का नाम है यूपी बोर्ड। अब इंटरमीडिएट की बात कर लेते हैं। इंटरमीडिएट हमने कब पास की, 2020 में हमने पास की 12th क्लास। कितने नंबरों में से नंबर मिले हमें, 500 में से मिले। कितने नंबर मिले, 420 मिले। कितने प्रतिशत नंबर आए हमारे, 84% आए। बोर्ड का नाम क्या है, यूपी बोर्ड ही हो जाता है। अब अपनी ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं। कौन से साल हमने अपनी ग्रेजुएशन पास की है, 2023 में पास की है। कितने नंबरों में से हमें नंबर मिले हैं ग्रेजुएशन में। अब देखो, ये टोटल नंबर लिखने हैं आपको, आपके थियरी प्रैक्टिकल में सारे मिलाकर, और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों साल के, 4 साल के आपको मिलाकर, जितने भी साल की आपकी ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन के सभी सालों के नंबर आपको मिलाकर, थियरी प्रैक्टिकल के मिलाकर, जितने में से भी टोटल मिले हैं वे आपको लिखने हैं। मान लेते हैं हमें 1200 में से नंबर मिले हैं ग्रेजुएशन में, और नंबर कितने मिले हैं, 600 मिले हैं। कितने प्रतिशत नंबर हमारे बने हैं, 50% बने हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, वो पूरा यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी ये। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है वो यूनिवर्सिटी का नाम आपको इस तरह से टाइप करके पूरा लिख देना है।
पूरा लिखने के बाद एक बार अपनी सारी डिटेल आप चेक कर लेना, कुछ चीज़ गलत तो नहीं है, गलत हो उसे सही कर लेना आप, क्योंकि डिटेल सही होनी चाहिए। बाकी इस करेक्शन का आपको टाइम मिलता है। उसके बाद ये कैप्चा कोड हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। हमने देख लिया हमारी सारी डिटेल सही है, तो ये कैप्चा कोड हमने यहाँ पर फिल कर दिया है और इस कंसेंट को साइन कर दिया है और सबमिट बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट बटन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारी शैक्षणिक की डिटेल देखो कंप्लीट हो गई है। अब हमसे हमारी निजी की डिटेल मांगी जा रही है, हमारा एड्रेस वगैरह। तो यहाँ पर पहले नंबर में हमें अपना परमानेंट एड्रेस जो हमारे आधार कार्ड पर है, डोमिसाइल पर है, वो परमानेंट एड्रेस हमें हमारा फिल करना है। तो जैसे भी आपका परमानेंट एड्रेस फिल होता है उसे आप फिल कर देना। डैश वगैरह, कोमा वगैरह यहाँ पर नहीं चलते, स्लैश वगैरह, बस आपको ABCD में ही फिल करना होगा। जैसे 3 गली नंबर ये, हाउस नंबर ये, एरिया ये, इस तरह से आपका जो भी है एड्रेस आप यहाँ पर पूरा फिल, ऊपर वाले बॉक्स में आप बस एड्रेस ही फिल करना अपना, विलेज ये, पोस्ट ये, डिस्ट्रिक्ट ये, जो भी आपका एड्रेस रहता है ना वो ऊपर वाले बॉक्स में आप ऐसे ही फिल कर लेना, परमानेंट एड्रेस। नीचे वाले बॉक्स में आपको अपना पिन नंबर फिल करना है, जो भी आपका पिन नंबर रहता है नीचे वाले में आप पिन नंबर फिल करना, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले में डैश लग जाता है बीच में, तो डैश के बाद हमारा पिन अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारा 2 नंबर बॉक्स में करंट एड्रेस आएगा, करंट में आप कहाँ पर रह रहे हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वही करंट एड्रेस है तो इस बॉक्स पर आप टिक कर देना, दोनों सेम हो जाएंगे। 3 नंबर बॉक्स में आपको अपने राशन कार्ड का नंबर देना है। आपका पापा या आपकी मम्मी का राशन कार्ड होता है, वो राशन कार्ड की ID आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। अगर आप नहीं भी फिल करते कोई दिक्कत नहीं होती इससे। 4 नंबर बॉक्स में विकलांगता के बारे में फिल करना होता है। अगर आप विकलांग है तो किस प्रकार के विकलांग हैं, कितनी दिव्यांग विकलांगता का आपका स्तर कितना है, किस स्तर की विकलांगता आपको है, कितना भत्ता मिलता है, आपने जो प्रमाण पत्र विकलांगता का बना हुआ है उसकी संख्या क्या है, उसका आवेदन संख्या क्या है, प्रमाण पत्र क्रमांक क्या है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी होंगी। अगर नहीं आप विकलांग है ठीक है तो इस 4.1 को आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप SC कैटेगरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो ये ऑरेंज कलर का एक बॉक्स भी आपके फॉर्म में एक्स्ट्रा मिलता है। आपको अपने माता पिता की जानकारी देनी होती है और आपको घर की जानकारी आपको अपनी यहाँ पर देनी होती है। इतना भरने के बाद, एड्रेस भरने के बाद, ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसे हम यहाँ पर फिल कर देते हैं 62473, और ये जो कंसेंट है इसे साइन कर देते हैं और अपडेट बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये टिक करके हमने अपडेट कर दिया। अब देखो बैंक की डिटेल हमसे मांगी नहीं जा रही, मैंने आपको पहले ही बता दिया था बैंक की डिटेल नहीं मांगी जाएंगी, क्योंकि जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट होगा उसी में आपके पैसे आ जाएंगे। अगर एक से ज़्यादा आपका अकाउंट है तो किसी में भी आ सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, उसी में आएंगे। अब शुल्क संबंधित, आप B.Ed फर्स्ट ईयर में आपकी फ़ीस कितनी है, जो भी आपकी फ़ीस रहती है वो फ़ीस आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। ये चीज़ आप अपने कॉलेज वालों से एक बार कंफर्म कर लेना कितनी आपकी फ़ीस रहती है। मान लेते हैं हमारी फ़ीस 51,250 है, तो हम वो लिखेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की कुछ और होती है, गवर्नमेंट कॉलेज वाले वो लिखेंगे, तो अलग अलग कॉलेज की अलग अलग होती है। तो आप अपने कॉलेज वालों से बात कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए, जितनी फ़ीस में कहें उतनी आपको यहाँ पर लिखनी है। ये मैंने बस एक डमी के रूप में लिखी है। B.Ed में आपकी जितनी फ़ीस है उतनी आपको यहाँ पर लिखनी होती है। फीस लिखने के बाद अब यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसे हमें यहाँ पर फिल करना है 8778, इस बॉक्स को टिक करना है और अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमें अपने लास्ट ईयर की डिटेल देनी है कि लास्ट ईयर में हमने क्या किया हुआ है। देखो लास्ट ईयर में हम परीक्षा फल हमारा कैसा है, पास ही है। बाकी तो ये कोरोना के टाइम में आए थे तो हमारा ये पास ही रहेगा। यहाँ पर 2 नंबर हमसे कह रहा है कि गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली आपकी कैसी थी, वार्षिक परीक्षा प्रणाली थी या सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली थी। ईयरली आप एग्जाम देते थे तो वार्षिक सेलेक्ट कर लेना, सेमेस्टर वाइज एग्जाम देते थे तो सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेना। हम सेमेस्टर प्रणाली सेलेक्ट कर लेते हैं। गत वर्ष की अंक प्रणाली आपकी कैसी थी, अगर आपको नंबर मिलते थे तो अंक प्रणाली लिखना, CGPA मिलता था तो वो सिलेक्ट करना, SGPA मिलता था तो वो सिलेक्ट करना। जो भी आपको मिलता था वो सेलेक्ट कर लेना। मान लेते आपको CGPA मिलता था तो CGPA को आपको नंबरों में कन्वर्ट करना होगा और वे नंबर यहाँ पर फिल करने होंगे। अगर आपको नंबर मिला है तो यहाँ पर वार्षिक अंक परीक्षा प्रणाली सिलेक्ट कर लीजिए और जितने नंबर आपको मिले हैं वे यहाँ पर फिल कर लेना। लास्ट ईयर अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन के सारे टोटल नंबर मिला के फिल करने हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन के टोटल नंबर मिलाकर फिल करने हैं। तो गत वर्ष का प्राप्तांक टोटल हमें हमारे लास्ट ईयर, मतलब हमने जो भी कोर्स किया हुआ है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो टोटल मिलाकर हमें कितने नंबर मिले हैं
प्रैक्टिकल थियरी सब कुछ मिलाकर, तीनों चारों साल के मिलाकर। तो हमारे टोटल 600 नंबर हमें मिले हैं हमारी ग्रेजुएशन में। और कितने में से नंबर मिले हैं? 1200 में से मिले हैं। तो 50% हमारा यहाँ पर आ गया। शिक्षण संस्थान का नाम, कॉलेज का नाम, आपको अपने यहाँ पर कॉलेज का नाम फिल करना है। जो भी आपके कॉलेज का नेम है वो यहाँ पर आएगा, ध्यान रखना। ऐसे आपको टाइप करना है। जिस भी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो की हुई है, जिस आधार पर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड जिस बेसिस पे कर रहे हैं आप, बीएड से पहले आपने जो भी कोर्स किया हुआ है वो किस कॉलेज से किया हुआ है, उस कॉलेज का आपको नाम यहाँ पर अपना टाइप करना है। तो अपने अकॉर्डिंग आप अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर लिख लेना। सारी डिटेल फिल करने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसे हम यहाँ पर फिल करेंगे 218446 और इस बॉक्स को टिक करेंगे और अपडेट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक मैसेज आ जाएगा कि आपके द्वारा प्रविष्टियां सभी सफलतापूर्वक भरी जा चुकी हैं। ये देखो आ गया है। अब आपको फोटो अपलोड करना है। बिना फोटो के आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा। लेकिन फोटो हमसे नहीं मांगा जाएगा, फोटो हमें अपलोड नहीं करना होता, हमारा आधार कार्ड वाला फोटो ही एक्सेस कर लेंगे। अब उस चीज़ को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर होम बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम होम बटन पर क्लिक करते हैं अपने मेन डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं हमारा मेन डैशबोर्ड है, यहाँ हमारी बेसिक डिटेल लिखी हुई है, ये स्टेप है, ये स्टेप है। तो देखो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप हो गया था। इसके अलावा डिजिलॉकर वाला स्टेप हमने पहले कर दिया था। अब ये आवेदन हेतु छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरें, अब ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसके अलावा ये देखो फोटो प्रपत्र अपलोड करें, यह भी ऑटोमेटिक ही कंप्लीट हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि जो फोटो हमारा आधार कार्ड में है अब वही फोटो रहेगा, हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म हमने भर दिया है लेकिन डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट से मतलब होता है फोटो, तो फोटो भी हमारा अपलोड हो गया है। हमें मतलब अपना फोटो भी अपलोड नहीं करना इस साल। अगर हमारे फॉर्म में कोई गलती रह गई है तो हम यहाँ पर क्लिक कर उसे सही कर सकते हैं। आवेदन पत्र को संशोधित करें, गलती को सही कीजिए और सबमिट कर दीजिए, आपका फॉर्म सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु। अब हमें अपने आय और जाति की डिटेल्स भरनी है। अगर हम जनरल कैंडिडेट हैं तो हमें सिर्फ अपने आय की भरनी होगी, SC ST हैं तो जाति की भी हमारे से पूछी जाएगी। अब हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर हमारी कुछ डिटेल्स होंगी, यहाँ पर हमें अपनी डिटेल्स भरनी होंगी, वे आय वाली। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तब देखो हमें यहाँ पर अपने आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स भरनी होगी। तो आय प्रमाण पत्र की हमारी जो आवेदन फॉर्म संख्या है वो तो हमें यहाँ भरनी होगी और आय प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ भरना होगा। तो आवेदन फॉर्म संख्या तो बड़ी होती है, बड़ी वाली जो नंबर है वो हम यहाँ पर भरेंगे और छोटे वाला नंबर यहाँ पर भरेंगे। हमने अपनी आवेदन फॉर्म संख्या और प्रमाण पत्र क्रमांक भर लिया है। ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसे हम यहाँ पर फिल करते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट करने के बाद कुछ ऐसी डिटेल्स आएंगी। थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पर हमारे सामने हमारे इनकम सर्टिफिकेट की सभी डिटेल्स लिखी हुई होगी कि कहाँ से इशू है, कब इशू है, क्या नंबर है, कितनी फैमिली एनुअल इनकम है, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ होगा। अगर हमारा आय प्रमाण पत्र सही है, सारी डिटेल्स मैच कर रही हैं, तब हम यहाँ से वेरीफाई इनकम डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं कि हमारी सारी डिटेल्स सही हैं। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं वेरीफाई इनकम डिटेल्स पर। अब हमसे हमारे जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स पूछी जाएंगी कि आपका जाति प्रमाण पत्र क्या है। तो ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र मिलान सफल, अब ये हमारा हो गया है। अब हमसे जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स पूछी जाएंगी। ये हमारे जाति प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या क्या है, ठीक इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक क्या है, उपजाति क्या है हमारी, तो वो सब डिटेल्स हमें अपनी यहाँ पर फिल करनी होंगी। आवेदन फॉर्म संख्या और प्रमाण पत्र क्रमांक हमने अपना भर लिया है। उसके बाद उपजाति की बात करते हैं। जो भी आपकी उपजाति होती है वो उपजाति आप यहाँ से फिल कर लेना। जो भी आपकी उपजाति है, जो भी है रहने वाली है, वो आप अपनी खुद फिल कर लेना। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसे हम यहाँ पर फिल करते हैं 487 और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारे सामने हमारे कास्ट सर्टिफिकेट की सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि हमारी सब कास्ट क्या है, एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशू डेट क्या है, वगैरह वगैरह। अगर ये सारी डिटेल्स सही हैं तब हमें यहाँ पर क्लिक करना होता है वेरीफाई कास्ट डिटेल्स। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं वेरीफाई कास्ट डिटेल पर और देखते हैं क्या होता है।
अब हमारे सामने हमारा फॉर्म का मेन डैशबोर्ड आ गया है। इसका मतलब क्या है, हमारी कास्ट डिटेल्स भी वेरीफाई हो गई हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फोर्थ स्टेप है कास्ट इनकम सर्टिफिकेट वाला, इस पर भी ग्रीन आ गया है, और यहाँ पर भी आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु इस पर भी ग्रीन टिक हो गया है। अब हमें प्रमाणीकरण हेतु अपना आधार नंबर डालना है, अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। अब ये हमारा आधार कार्ड वेरिफिकेशन का पेज खुल गया है। यहाँ पर कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स खुल रही होंगी, आपके सामने आ गई होंगी। मैं इन चीज़ों को हाइड कर दूंगा। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, नीचे चलने के बाद देखते हैं क्या क्या है इसमें। थोड़ा नीचे आने के बाद हमारे सामने एक नोट आया है कि आपके पास आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के 3 चांस हैं और आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन के 3 चांस हैं। तो 3 ही चांस मिलेंगे आपको, अच्छे से आपको कर लेना है ये। अगर 3 चांस में आप नहीं कर पाते तो आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा करना होगा, फॉर्म दोबारा भरना होगा, ये सारी चीज़ आपको दोबारा यहाँ पर आना होगा और फिर 3 चांस मिलेंगे। तो देख लेना आप इसको ध्यान से। आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन होता है एक, और एक होता है आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन। तो आधार कार्ड के 2 ऑथेंटिकेशन होते हैं और दोनों ही हमें करने होते हैं। यहाँ पर आपका नाम लिख रहा होगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ रही होगी, यहाँ पर नाम होगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगी। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर अपने आधार नंबर डालना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, 3 नंबर बॉक्स में, यहाँ पर भी 4 नंबर बॉक्स में, यहाँ पर भी आपको अपने आधार कार्ड नंबर डालना है। हम यहाँ पर और यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देते हैं। हमने अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर लिया है और इसको टिक करते हैं। थोड़ा नीचे चलते हैं। थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को हमें यहाँ पर फिल करना है। हम इसे यहाँ पर फिल कर लेते हैं 81424 और वेरीफाई आधार पर क्लिक करते हैं। अब हम वेरीफाई आधार पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। वेरीफाई आधार पर क्लिक करने के साथ ही हमारा आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन भी हो गया है। तो देखो आधार कार्ड में भी इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। पहले ओटीपी वगैरह भी आता था, लेकिन जैसे ही हमने अपना आधार कार्ड नंबर फिल किया है तो हमारा आधार ऑथेंटिकेशन अपने आप ही हो गया है। ये भी हमारा डिजी लॉकर से ही हो गया है, तो ये भी हमारा डिजी लॉकर से कंप्लीट हो जाता है। तो इस बार का आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन करना थोड़ा आसान है। इस बार जो हम फॉर्म भर रहे हैं 2023-24 सेशन के लिए, वो आसान है। हर साल ये आधार ऑथेंटिकेशन होता ही नहीं था, तो ये टफ पड़ता था। इस बार तो काफ़ी आसान है, अपने आप ही हमारा आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारा क्या है। देखो नेक्स्ट है हमारा NPCI सत्यापन हेतु। तो ये अपने आप ही ग्रीन टिक करके आ गया है। यहाँ पर NPCI की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उस पर आपका डेटा होता है, तो आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पर होती हैं। तो यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट उस NPCI की वेबसाइट से डेटा आपका लेती है। अगर आपका डेटा मिल जाता है तो यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा, अपने आप ही आ जाता है फॉर्म भरने के साथ ही। देखो मैं ये फॉर्म भर ही रहा हूँ और ये अपने आप यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया है। अगर ये ग्रीन टिक नहीं आता है तब हमें क्या करना है, हमें गूगल पर NPCI सर्च करना है। NPCI हम लिख देते हैं तो NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ये NPCI का हमारा मेन डैशबोर्ड आ जाता है, ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है। हम कंज्यूमर है तो कंज्यूमर पर हम क्लिक करेंगे और भारत आधार सीडिंग, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है BASE, इस पर हमें क्लिक करना होता है। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा, आधार मैपिंग स्टेटस। अब हमारा आधार कार्ड NPCI की वेबसाइट के साथ मैप है या नहीं है, उसकी डिटेल्स हमें मिलेंगी। उसके लिए हमें यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा और ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना होगा। हमने अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर लिया है, कैप्चा कोड फिल कर लिया है। अब चेक स्टेटस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक OTP वाला ऑप्शन आ जाता है। हमारे मोबाइल पर एक OTP गया होगा। अब उस OTP को हम चेक करते हैं। जो भी OTP हमारे पास गया है उस OTP को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारा आधार कार्ड की कुछ डिटेल्स आ जाएंगी और यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि आपका मैपिंग स्टेटस क्या है, एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। अगर ये एक्टिव है तब तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा। NPCI सत्यापन हेतु अपने आप ग्रीन टिक आ जाएगा। अगर ये इनएक्टिव है, यहाँ पर इनएक्टिव लिखा हुआ है, एक्टिव नहीं लिखा हुआ है, या फिर ऐसा आ जाता है कि नो डेटा फाउंड फॉर योर आधार कार्ड
कार्ड, कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है, तब आपको क्या करना है, इसे एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के लिए एक वीडियो मैंने बनाई हुई है NPCI वाली, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आप जाकर इसको एक्टिव कर सकते हैं। जैसे ही एक्टिव हो जाता है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर ग्रीन टिक अपने आप आ जाता है। तो NPCI वाला भी हुआ कि NPCI से ग्रीन टिक आपको कैसे लाना है अगर नहीं आता है। तो देखो क्या होता है, यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट थोड़े थोड़े दिन के बाद NPCI से आपका डेटा लेती रहती है। जैसे ही आप इसे एक्टिव कर देते हैं, इस स्टेटस को अगर आपने एक्टिव कर दिया है, तो जब भी यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट NPCI की वेबसाइट से आपका डेटा लेगी, उसे डेटा मिल जाएगा, तो यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा CBSE बोर्ड रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु। देखो इस ऑप्शन में क्या होता है, ये उनके लिए है जो बच्चे CBSE से पढ़े हुए हैं, 10th क्लास जिन्होंने CBSE से पास किया है। अब मैंने यूपी बोर्ड डाला है इस फॉर्म में, तो ये अपने आप ग्रीन टिक हो गया। लेकिन अगर मैं यूपी बोर्ड नहीं डालता, CBSE डालता, तो मैं यहाँ पर मुझे CBSE का रोल नंबर वगैरह फिल करना होता, कब मैंने 10th क्लास पास की है, रोल नंबर क्या वगैरह वगैरह में डिटेल्स फिल करनी होती, तब ये ग्रीन टिक अपने आप हो जाता। तो ये CBSE वालों के लिए है। इसके अलावा अगर CBSE स्टूडेंट्स का भी ये अपने आप ग्रीन टिक होके आ जाता है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो गई। बाकी ये हमारा फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया, सब स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आता है यहाँ पर जांच हेतु प्रिंट करें। जांच हेतु प्रिंट करने पर हम क्लिक कर अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम प्रिंट करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से आएगा, इस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं। जांच हेतु प्रिंट करे पर अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या आता है, जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारा फॉर्म खुल जाता है। एक तरह से कह सकते हैं रो फाइल खुल जाती है हमारे फॉर्म की। यहाँ पर हमारा फोटो आ जाता है। अगर फोटो नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फोटो आधार कार्ड से एक्सेस किया हुआ है उन्होंने, तो फोटो हम चेंज नहीं कर सकते, न अपलोड कर सकते। तो यहाँ पर हमारी डिटेल्स होंगी सारे फॉर्म की, मैंने हाइड कर दी होंगी क्योंकि मैं इसको प्रेजेंट नहीं कर सकता आपके सामने, किसी का फॉर्म ही है बच्चे का। तो इस फॉर्म की छाप की तारीख देख सकते हैं आप, 16 दिसंबर 2023 है। इसी सेशन का ये फॉर्म है। प्रिंट दिस पेज पर क्लिक कर आप अपने फॉर्म को यहाँ से प्रिंट कर लीजिए। अगर आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेते हैं तो उस फॉर्म को, जो प्रिंटेड फॉर्म है, उसे आपको अपने कॉलेज में लेकर जाना होता है। ये फॉर्म अपने कॉलेज में ले जाने के बाद अपने टीचर्स को दिखाना और उन्हें बताना कि सर इस फॉर्म में कोई कमी हो तो बता दीजिए हमें, कहाँ कमी है। मैं आपको बता देंगे कि आपके इस फॉर्म में यहाँ पर कमी है। जहाँ जहाँ पर कमी हो उस कमी को आपको ठीक करने के लिए यहाँ से बैक पर क्लिक करना होगा। तो बैक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं। जहाँ जहाँ आपके फॉर्म में कमी बताएं आपके टीचर, आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर अपने आवेदन पत्र को आपको संशोधित करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ से दोबारा प्रिंट करना है, जहाँ चाहे तो प्रिंट करें, फिर उन्हें दिखाना है। अगर कुछ गलती मिलती है तो फिर यहाँ से संशोधित करना है और फिर सबमिट कर फिर प्रिंट कर ले जाना है। जब आपके जो टीचर हैं, मैं आपको बता दें कि आपका ये आवेदन पत्र अब पूरी तरह अच्छी तरह से सही है, कोई गलती नहीं है इसमें, तब आपको यहाँ पर जांच के उपरांत सबमिट करें, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया, उसके बाद न आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, न आप अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं, न कोई गलती ठीक कर सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक तभी करें जब आप 100% श्योर हो कि आपके फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है। श्योर होने के बाद ही यहाँ पर क्लिक करें। और अगर आपने एक बार यहाँ पर क्लिक कर दिया है कि जांच के उपरांत आवेदन पत्र को सबमिट करें, उसके 3 दिन बाद यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड हो जाएगा, आवेदन पत्र डाउनलोड करें। वहाँ से आप अपना आवेदन पत्र डाउनलोड कर अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। इसको आप जमा नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ये जमा करने हेतु नहीं होता, ये जमा करने हेतु नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है संस्था में जमा करने हेतु। तो इस ऑप्शन पर ही आपको डाउनलोड करना होगा। ये ऑप्शन तब मिलेगा यहाँ पर आपको डाउनलोड करने वाला जब आपका सबमिट हो जाएगा, और सबमिट हो जाने के 3 दिन हो जाएंगे। 3 दिन तक स्कॉलरशिप वाले आपका फॉर्म चेक करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका फॉर्म था। आई होप फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये सारी डिटेल्स अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ पाए हो आप सब कुछ कि फॉर्म कैसे भरना है, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनका फॉर्म गलत न भरा जाए। यूपी स्कॉलरशिप की इसी तरह से कोई भी डिटेल लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।